गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव। और एक बार फिर से आपके परिवार अभ्यास करो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह ठीक 9:30 बजे हम आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी? यूपी पीसीएस 2021 जो प्री ओरिएंटेड है आपकी, और इसका नाम है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार से मैं आपको बार बार बोलता हूँ अंतिम प्रहार, क्योंकि अब अंतिम वक्त आ गया है। और आज से कितने आपके 95 डेज बचे हैं आपके आज से कुल ही। तो बिल्कुल जो जोर और शोर से लगना चाहिए इसमें, ठीक है, वो जोर और शोर के साथ ही आपका स्टार्ट हो रखा है। 10 टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो 95 डे में आपके 90 टेस्ट अभी रिमेन से बाकी है जो कराए जाएंगे आपको। उसके बाद आपसे 2 या 3 टेस्ट फुल लेंथ भी कराया जाएगा विद सी सेट। तो उसके लिए आपको क्या करना है? गुड मॉर्निंग ऋचा शर्मा, सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी लोग लाइव आता है सेशन को शेयर करते जाइए ताकि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सके और लाइव टेस्ट दे सके, ठीक है। और सबको पता चल सके कि जो मैंने चैप्टर का नाम बताता हूँ उस चैप्टर की आपकी कितनी तैयारी हो पाई है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपका जो 10वें नंबर का टेस्ट होगा, जो आपका मतलब अगले वाला टेस्ट होगा, वो मौर्योत्तर सेकंड या लेटर मौर्योत्तर पीरियड, जिसे बोलते हैं हिंदी में मौर्योत्तर काल, उसका टेस्ट होगा। पहले आपका मौर्य पीरियड का था, अभी आपका लेटर मौर्य पीरियड का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब तक आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पढ़ते हैं कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो किससे लड़ना पड़ता है? रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। इसी के लिए इस कोट पे एक और देता हूं कि एक और आपका मोटिवेशनल थॉट है, सुनिए ध्यान से, कि हर जगी हुई रात काम आएगी, हर जगी हुई रात काम आएगी, तेरे नीचे भी एक दिन लाल बत्ती वाली कार आएगी। अगर किसी के सपने एसडीएम, डीएसपी, आईपीएस, आईएएस से जुड़े हैं तो उसके लिए रोंगटे खड़े करने वाली बात है। अगर नहीं जुड़े हैं फिर मतलब वो ये कि पानी भरा है शरीर में, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो कोट मोटिवेशनल कोट को ध्यान में रखते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कि बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकंड, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। जो 18 का बी, रणधीर सिंह जी बी, सभी को, ठीक है। और जो मैंने आपको आज बात बताई वो बड़े ध्यान से सुनने की। क्या बात थी? कि हर जगी हुई रात काम आएगी, एक दिन तेरे नीचे भी लाल बत्ती वाली कार आएगी। वो बात याद रखनी है। कैसे? ऐसे व्हाट्सएप पे नहीं जगाना। मैंने कहा था कि क्या परसों बताई थी कि बहुत समय हो गया कि व्हाट्सएप पे क्या पूरी रात उंगली चलाते चलाते आपका क्या रातें कट जाती हैं। बरसों हो गए किस चीज के लिए? कि याद भी है कि कहीं अपनी आप सीने पे किताब रख के सोए थे। तो वो चीज याद रखनी कि अब टाइम बचा कितने, 95% अभी भी चांस है। पर आज के बाद चांस नहीं बचेगा। अगर किसी ने आज से भी चालू नहीं किया तो अभी भी 95 डे बाकी है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया था बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ। तो मैंने बताया था जो आपका कुषाण वर्ग था, कुषाण पीरियड था, कुषाण वंश था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो कुषाण वंश का जो व्यक्ति था, बताइए कुषाण शासक जो था क्या नाम था, उनके सिक्कों पर अंकन है। इसकी पूरी डिटेल मैंने पहली वीडियो में बताई थी आपको। बिल्कुल सही आंसर कर रहे, जितने भी लोग आंसर कर रहे सभी ने, वो JCIS हो, ऋचा शर्मा और रणधीर सिंह हो, जितने भी लोग हैं सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। कुषाण शासक कनिष्क ने इसका क्या किया था? बुध का सिक्कों पर क्या किया था? अंकन, अर्थात उसके क्या करवाया था? डायग्राम बनवाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर का।
निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित किया? देखो ध्यान से देखिए, पर स्वर्ण सिक्के में अब 3-4 प्रश्न बनते हैं। स्वर्ण सिक्के नियमित पूछा है, कंटिन्यू किसने रखा? एक आता है स्वर्ण सिक्के पहले किसने बनवाए, फिर आता है कि आपके जो गोल्ड कॉइन्स है यानी स्वर्ण सिक्के हैं सबसे ज्यादा किसने बनवाए। तीनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान से बात सुनिए भाई साहब, तीनों प्रश्न अलग है, तीनों प्रश्न अलग है। राज मुद्रा पर फर्स्ट कनिष्क ने करवाया था, बिल्कुल सही बात बोले कि ठीक है। देखो कितने लोग अभी लाइव देख रहे हो, लाइक के नाम पे 0 लाइक नहीं कर रहे सभी लोग। जितने भी लोग आप लाइव देख रहे हो सभी लोग लाइक करिए सेशन को, तभी तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी एनर्जी सी आती है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने की। तो सभी लोग विनिता दिव्याकर हो, जितने भी लोग हो सभी क्या करिए, सेशन को जल्दी जल्दी क्या करिए, लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। देखो कितने लोग लाइव है अभी, और सेशन के नाम पे कोई लाइक के नाम पे कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो बढ़ाइए लाइक को। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों को प्रचलन नियमित कंटिन्यू रखा है? अगर बात आएगी कंटिन्यू वाली तब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर हो जाता है विम कैडफिसेज। विम कैडफिसेज, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था। अगर आता है व्यापक पैमाने पर तो इसका आंसर बदल जाता है, तब आता है विमा करके आंसर होता है अगर व्यापक पैमाने पे क्वेश्चन होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम, अच्छा देखो वही क्वेश्चन आ गया, व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, यानी स्वर्ण मुद्रा सबसे ज्यादा व्यापक पैमाने पर। तो इस भाई जितने भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना सभी लोग, जितने भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो सभी लोग प्लीज क्या करिए, मतलब नंबर डाल के आंसर कर लीजिए, नंबर डाल के आंसर करिए सभी लोग। तो 9th क्वेश्चन का आंसर देखिए, 9th क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 3rd क्वेश्चन का आंसर देखिए। 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? मैंने अभी बताया था विमा कैप्सेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 3rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 3rd का आंसर क्या हो जाएगा? सी। JCIS क्लासेस जो भी है ये बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आप अपना नाम भी लिख दीजिए तो बेटर होगा, मैं आपका नाम भी बोल सकूं ताकि ये आप आईडी जो है नाम से बनाया करें, ठीक है। ओके 4th नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क रबतक अभिलेख में, कनिष्क के रबतक अभिलेख में है? 4th क्वेश्चन का आंसर देखिए, किसका क्या पूछ रहे हैं? रिहान अजीज के, रिहान जी बड़ा अच्छा नाम है। तो ये पूछा कि रबतक अभिलेख का नाम है, रबतक अभिलेख में नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? नो पूछा है कि नो इनमें से कौन से का नहीं है, अर्थात क्या है 3 का है 1 का नहीं है, तो वो कौन सा है बताइए। तो इनमें से देखो श्रावस्ती का है क्या, कौशाम्बी का है क्या, पाटलिपुत्र का या चंपा का? तो बताइए किसका पता है, फिर मैं बताता हूं। तो रबतक जो है आपका अभिलेख कहां पे है? अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल में रबतक नामक एक जगह है, रबतक नामक एक स्थान है। बताइए कहां पे? रवि कुमार प्रजापति, बिल्कुल सही है, डेली के साथ क्लास अटेंड करते हैं मेरी, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। बताइए इनका क्या नाम? 4th का आंसर बताइए। 4th का आंसर मैं बता देता हूं, 4th का आंसर क्या है? डी। अगर बात करें रबतक कहां पे? अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल के निकट, सुर्ख कोटल एक जगह है वहां के नामक पे स्थान है इसका। और ठीक है, अगर बात करें इस अभिलेख की कब प्राप्त हुआ था, तो ये 1993 में हमें मिला था, 1993 में ये हमें मिला था, 1993 में यह अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। कब प्राप्त हुआ था? 1993 में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां नंबर का। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? देखो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ जो करवाए हैं उसकी जानकारी किस अभिलेख या किस लेख में मिलती है? बिल्कुल सही आंसर दिया था, क्या नाम इनका, नाम भूल गया मैं, क्या था बताया था इन्होंने, रिहान था शायद, नाम रिहान था ना। तो रिहान जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर पहले वाले का किया। इसका भी बताइए किस लेख में। देखो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या होती है? टोटल एविडेंस बेसिस होती है। क्या नाम बोलते हैं एविडेंस, मतलब क्या बोलते हैं एविडेंस को हिंदी में? स्रोत के आधार पर, यानी आपके सबूत बोलते हैं जिन्हें, ये एविडेंस के आधार पर होती है आपकी
तो ये आपके कौन से रिटन एविडेंस में आते हैं, एक आते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो रिटन एविडेंस के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो ये रिटन एविडेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि इसकी जानकारी किस लेख में मिलती है, इसकी जानकारी किस लेख में मिलती है, बताइए इसका आंसर। किस लेख में मिलती है, किस लेख में मिलती है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सारनाथ लेक। सारनाथ लेक 5 का सी, सॉरी क्या कह रहे हो, नहीं 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 नहीं, इसका आंसर, और यार मैंने भाई बात में वो तुम्हारा आंसर वो देगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सी बोल रहे हो, इसका आंसर अयोध्या लेक है। खांसी में दिमाग से निकल गया, सारनाथ लेक नहीं, इसका आंसर क्या है, अयोध्या लेक। अयोध्या लेक इसका आंसर है। ऋचा शर्मा जी सही आंसर करे, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर क्या हो जाता है, अयोध्या लेक। जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा आपके 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, उसकी जानकारी हमें अयोध्या लेक के द्वारा मिलती है। अगला देखते हैं, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, बताइए अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध था, बताइए। और इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि क्या पता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा बुद्ध धर्म है ना, वो नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, इसी क्षेत्र में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान किसी को दिमाग में नहीं आता, इसलिए भूल जाते हैं। तो पहला तो आंसर काटते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, और वास्तविकता यही है कि आंसर क्या है इसका, आंसर क्या बताइए इसका। जो अफगानिस्तान की बामियान पहाड़ी है, उसे काटकर बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। और तालिबान शासन ने, जो तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमा को बाद में क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो इसलिए उस टाइम ये क्या नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तालिबान वालों ने बाद में नष्ट कर दिया था। तो लोग सोचते हैं वहां पे है ही नहीं, पर 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, डी। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, डी। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बुद्ध का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। वहां पे जैसे आपकी बामियान पहाड़ी थी, जैसे एक बार अभी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया तो बोलेगी आउट ऑफ सिलेबस है। देखो उसमें पूछा गया क्या था कि तारा बोरा की पहाड़ी कहाँ की है। अब आप उठा लो, पढ़ लो इंडियन ज्योग्राफी, पढ़ लो वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप पढ़ोगे ही नहीं तारा बोरा की पहाड़ी कहाँ है अफगानिस्तान में। वो न्यूज में थी इसलिए पूछी गई तारा बोरा की पहाड़ी। अब ये बामियान की पहाड़ी न्यूज में आई थी, अब ये न्यूज में आई इसलिए क्वेश्चन आया यहां से। तो बामियान पहाड़ी कहां पे पड़ती है आपकी, अफगानिस्तान में। तो ये बात यहाँ पे आपकी ये क्या था कि ये यहां से जो पहाड़ी थी, पहाड़ी कटवाकर बुद्ध प्रतिमा बनवाई गई थी। पर बाद में क्या किया, जो यहाँ के तालिबानी थे उन्होंने क्या कर दिया, उन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। तो अब नष्ट कर दिया तो पूछा प्रसिद्ध था, क्यों था, बुद्ध प्रतिमा के लिए। सभी को क्लियर हो गया। 6 क्वेश्चन का आंसर ए नहीं डी है। विनीता दिवाकर बिल्कुल सही आंसर किया है, रवि प्रजापति ने बिल्कुल सही किया है। तो जिसने बी किया है वो समझ लिए धाती दांत के लिए नहीं, हिंदू मंदिर के कारण नहीं, स्वर्ण सिक्कों के कारण नहीं, वो आपकी बुद्ध प्रतिमाओं के कारण प्रसिद्ध है। यहां तक सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है तो बताइए। ओके आगे बढ़ते हैं। 7th, जो कला शैली भारतीय और यूनानियों आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कला भारतीय एवं यूनानी आकृति का गला सूख जाता है बोलते बोलते। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं कि यहाँ पे 2 शैली आई थी, 2 स्कूल्स आए थे। 2 स्कूल मीन्स कला शैली बोलते हैं इन्हें। एक आई थी गांधार, एक मथुरा। तो जो मथुरा और गांधार, जो आपकी गांधार शैली है वो आपकी इसमें क्या है, उसमें आपका इंडियन पैटर्न है प्लस आपका ग्रीक पैटर्न है, जिसे यूनानी बोलते हैं। इंडियन प्लस ग्रीक पैटर्न पे जो आकृति बनती है उन्हें आपका गांधार कहते हैं, उन्हें आपका गांधार शैली कहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, अगर आप नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया घूमने गए होंगे जो आपका फॉरेन मिनिस्ट्री के बिल्कुल सामने है, तो उसमें जब आप एंट्री लेते हो तो सबसे पहले जो वहां पे बुद्ध की मूर्ति आती है और जितने भी
इन सब की मूर्ति आती है जो जिसमें बड़े तीक्ष्ण, बड़े मतलब शार्पली आपके आई और नोजी ईयर बड़े बिल्कुल अच्छे से दिखाए जाते हैं। वो जिस पैटर्न पे लिखा रहता है उस पे लिखा भी रहता है गांधार शैली या गांधार स्कूल, तो वो आपकी उसमें क्या है, आपकी जो वो कला है उसमें कौन दो चीज मिली है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है और ये सिविल सर्विस में पहले पूछा जा चुका है सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ये आपका इसमें जब दो पैटर्न मिलते हैं, इंडियन स्कूल और आपका ग्रीक स्कूल, या आपकी भारतीय कला शैली और यूनानी या ग्रीक शैली, तो इसमें कौन सी बनती है, गांधार स्कूल बनता है या गांधार शैली बनती है। ठीक है, 7th क्वेश्चन यहां तक समझ में आता है, 7th का सी। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ओके, सभी लोग, जिनको लोगों को सेशन से अच्छा लग रहा है प्लीज अपने परिवार अभ्यास करो के लिए या खुद के लिए या अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सबके पास ग्रुप होते हैं, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, तो एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार स्टेटस पे लगा दीजिए। अगर थोड़ी और हेल्प करना चाहते हो तो कहाँ पे कर दीजिए, फेसबुक वगैरह पे सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो लोग सेशन को शेयर कर रहे हैं प्लीज बताइए कि मैंने सेशन को शेयर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर का। गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। अब गांधार कला शैली तो मैंने बताई दी है, तो गांधार शैली देखो, अभी मैंने बताया भारतीय तथा यूनानी कला का, ये मैंने डिटेल में बताया ही है कि इसमें कौन दो पैटर्न होते हैं, भारतीय होती है तथा यूनानी यानी ग्रीक पैटर्न होता है। तो इस प्रकार 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग, जैसे मैंने अभी समझाया 8th क्वेश्चन का आंसर क्या क्या है। बिल्कुल ऋचा शर्मा जी ने कर दिया है। बाकी सर आई डोंट यूज द व्हाट्सएप। ओके, तो आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते, फेसबुक करते होंगे, इंस्टाग्राम करते होंगे, कुछ तो करते ही होंगे ना, तो टेलीग्राम करते होंगे, उसी में कर दीजिए साहब। और नहीं करते तो कोई बात नहीं, तब भी आपका धन्यवाद है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके, अलका शर्मा जी ने भी आंसर डी कर दिया है। नहीं, डी नहीं, हाँ डी आंसर है। मैंने भी पूरा डिटेल में बताया कि क्या है, इंडियन प्लस यूनानी पैटर्न से मिलके क्या बनता है आपका, गांधार शैली। ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थिरित चट्टान का प्रयोग माध्यम से के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थिरित शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका किससे है, ये भी आपका गांधार या मथुरा से है। तो मैंने 2 क्वेश्चन तो हटवा दिया आपके, अब इनमें से आंसर बताइए। 9th क्वेश्चन का आंसर बताइए, 50% आपका। ओके, आई हैव डन शेयर, बिल्कुल थैंक यू सर। जैसे आई आपका नाम फिर से भूल जाता हूँ मैं, आपने क्या बताया था अपना नाम। ओके ओके, आगे आप रिहान अजीज जी, आपको थैंक यू सो मच। ठीक है, रिहान अजीज जी को थैंक यू सो मच। ओके, 9th का बी, ध्यान से सोच लीजिए, 9th क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिए। 9th का बी नहीं है। अब तो आपका कितना 75% खत्म कर दिया। तो 9th का डी, और रियान जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल सही। और कंप्यूटर महोदय जी ने बताएंगे कि आपने बिल्कुल 100% सही आंसर किया है, बिल्कुल सही। तो 9th का डी। अलका शर्मा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर किया। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर प्रश्न पे देखते हैं कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, अर्थात कौन सा सही सीक्वेंस है, बताइए। 10वां क्वेश्चन। और मैंने आपको अगर नॉलेज के लिए है तो मैंने बताया था पार्थियन, यूनानी, शक, कुषाण। तो आपका यूनानी, शक, कुषाण का मैंने पहली क्लास में भी बताया था डिटेल में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। रिहान अजीज जी, पता चल गया, अब नाम याद रहेगा आपका, और कोशिश करिए अपने नाम से आईडी बनाया करिए। ओके, तो यूनानी और शक, कुषाण, यूनानी, शक, कुषाण। तो 10th का इस सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, इन डेप्थ पूछना है तो बताइए। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने अनाउंसमेंट कर चुका है, यूपी पीसीएस या यूपी के जितने भी एग्जाम है उसकी ओरिएंटेड विद करंट अफेयर में 60 क्लास लेके आने वाला हूं, जो कल से स्टार्ट हो जाएगी। 60 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके आरओ वाली क्लास में भी चलेंगे, यूपीएसआई वाली क्लास में भी चलेंगे और पीसीएस वाली क्लास में भी चलेंगे। यूपी के एग्जाम से ओरिएंटेड होगी, जिसमें 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। कल से मैं टाइम बता दूंगा, हफ्ते में पूरे वीक में आपकी 6 क्लास होगी। सभी लोग जो अभी लाइव है, मेरा अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सभी लोगों के लिए जैसे एक टॉपिक है, जैसे टॉपिक से क्या, सपोज करिए टॉपिक है पंचायती राज, तो पूरा पंचायती राज डिटेल में करवाया जाएगा 45 मिनट में। 15 मिनट में उससे ओरिएंटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे।
जैसे टॉपिक है क्या, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इकोनॉमिक्स का, वो बताया जाएगा। जैसे बैंकिंग आपका क्वेश्चन टॉपिक है तो बैंकिंग बताया जाएगा, बजट है बजट बताया जाएगा, फिर क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे करके आपके यूपी एग्जाम ओरिएंटेड 60 टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं शिवान शर्मा आपके सामने। और प्लीज सभी, दीपक कुमार जी सर, सभी को राम राम, राम राम भाई साहब, बिल्कुल। और सभी उन सेशन को प्लीज ध्यान से देखना। 1 घंटे की क्लास आपको पता ही नहीं चलेगी कब में को निकल गई, इतने इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाऊंगा। शायद पहला टॉपिक है मैं आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत आसान टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आऊंगा विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से पूछा जाता है। थैंक यू दीपक कुमार जी, थैंक यू सभी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजा खैरवाल का नाम जुड़ा है, जो राजा खारवेल है इनका नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है बताइए। राजा खारवेल का नाम, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, बताइए जल्दी जल्दी। रवि कुमार प्रजापति, ये क्वेश्चन का जो करते हो ना आप, मैंने आपसे कई बार बोला है, जितने भी लोग हैं, जैसे ऋचा शर्मा जी लिख रही, ऐसे लिखिए नाम के साथ प्लीज। 11th बताइए, 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए। बिल्कुल सभी लोग सही कर रहे हैं आंसर। हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है इनका नाम, राजा खैरवाल का नाम कहां से जुड़ा है, हाथी गुम्फा लेक के साथ। और ये आपके जो खारवेल है, कलिंग का जो चेंदीय वंश शासक था उससे संबंधित एक महान सम्राटों में से एक है। कलिंग का जो चेंदीय शासक था उसके महान सम्राटों में से एक रहे हैं राजा खारवेल। अगर मैं बताऊं कलिंग के चेदीय वंश। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से निम्नलिखित राजाओं में से कौन धर्म का संरक्षक था, निम्नलिखित राजाओं में से कौन धर्म का संरक्षक था। 12th क्वेश्चन का आंसर देखिए, 12th क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और जैसे अगली क्लासें आया करेगी मैं बताऊंगा 10 से 11, 11 से 12 के बीच में जो क्लास होगी हमारी, तो ऐसा नहीं कि आपने देखा वहां पे क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा तो भाग गए आप, ठीक है। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा लगता है, बट आप उन 45 मिनट को पहले ध्यान से देखना और 45 मिनट के बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले जाएंगे। वह आपको लगेगा कि दिमाग हिल गया कि हाँ दोबारा देखें कि समझ में नहीं आया। ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक में। और अगर डेफिनेटली आप 60 के 60 टॉपिक कर लेते हो तो मैं 60 की 60% गारंटी देता हूँ, 100 में से 60% की टॉपिक मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, पीसीएस हो चाहे एसआई हो या आर हो या एआर हो आपका। तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, कौन जैन धर्म का संरक्षक था बताइए। तो ये जो आपके कलिंग का जो चैदीय वंश था ये आपका जैन धर्म से काफी संबंध रखता था और इसका आंसर क्या था आपका खारवेल, राजा खारवेल इसका आंसर हो जाते हैं। 12th का क्या हो जाता है, 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 12th क्वेश्चन का आंसर बताइए। 12th सर नेट नहीं चल रहा है, सर नेट तो चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, आप एक बार वो कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। 12th का डी, 12th का क्या है, डी है। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। अभी देखो यही क्वेश्चन दोबारा से फिर से है, इसमें किसका था बताइए, किसका था बताइए बताइए। अच्छा ये तो दोबारा बोल दिया ना मैंने, अच्छा ये दोबारा मैं ही पढ़ रहा हूँ। 14 देख लीजिए। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, कलिंग नरेश खारवेल का, देखो मैंने बताया ना कलिंग के शासक, कलिंग के चेदीय वंश से संबंधित था नरेश ये खारवेल, तो इनका संबंध किससे था बताइए। ये तो रहा आंसर, चेदी वंश से संबंधित था, चेदी वंश से शायद संबंधित था। अच्छा ये बिहार का क्वेश्चन है ना, 3-5 पॉइंट है। देखो चेदी वंश से संबंधित था, ठीक है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक सदी। तो ये जो चेदी वंश से संबंधित था जो इसका संस्थापक था वो कौन था, महामेघवान। तो महामेघवान जो थे चेदी वंश के जो संस्थापक थे, इसे ही क्या कहा जाता था, जो महामेघवान वंश भी कहा जाता था। तो आंसर ए एंड बी है। जब आपका आंसर ए एंड बी है, आप सही आंसर कर रहे हो ए एंड बी। देखो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन बड़ा टेक्निकली क्वेश्चन आते हैं, ये बिहार पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए। इसने कहा कलिंग नरेश खारवेल का संबंधित था। आपको पता है कलिंग जो नरेश थे ये आपके कलिंग के चेदी वंश से संबंधित थे, बट अगर इस वंश के संस्थापक की बात करें महामेघवान थे, तो इस वंश को महामेघवान वंश से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आंसर ए एंड बी हो जाता है।
आंसर क्या हो जाता है ए एंड बी। तो ए एंड बी कब कहाँ है, इस वंश में देखो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो अब एक से अधिक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ई ई फॉर एलिफेंट। आंसर क्या हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है ना, ओके। ये बड़ा सिस्टम खराब होता है कभी कुछ कभी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 14th का ई। भैया चल जा। 15, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, बताइए। मैंने इसका तो आंसर आपको पता ही होगा यार, खारवेल। मौर्योत्तर से क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, सारे खारवेल से संबंधित आंसर है। देखो कितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइक गलत, लाइक कर दीजिए। अगर सेशन को आप लाइव देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करिए, ठीक है, तभी तो आपके अब मेरा क्या होता है, थोड़ा मुझे एनर्जी मिलती कि सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ओके। तो अपने भाई का, अपने सर का, भैया का, जो भी आप मुझे समझ रहे हो, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए क्या करना है, सेशन को शेयर और लाइक कर देना है। ओके, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था, किस क्षेत्र में था बताइए। 16 क्वेश्चन का आंसर बताइए, 16 क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपका इनका लो के क्षेत्र में था। न्याय संबंधित सुधारों में मिली इनकी जानकारी, जो ये था आपका पूर्वी रोमन शासक, बिल्कुल जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि कहां से मिली है, न्याय संबंध से मिली है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। 17 देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है, बताइए। 17 क्वेश्चन ये किसने लिखी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए किसने। नहीं पता, ए नहीं, गलत। एक किसी ने लिखी इनमें से, एक नाविक है अलेक्जेंडर, उसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, एक अनाम नाविक, अलेक्जेंडर का एक अनाम नाविक है, अनाम नाविक, इसने लिखी है। कौन सा क्वेश्चन समझाना है बताइए, डीजे शर्मा जी समझा दीजिए, कौन सा क्वेश्चन बताइए जल्दी, फिर मैं तभी आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी बताइए, बताइए बताइए। अच्छा 16 का, ये तो इसमें जो पूर्वी शासक जस्टिनियन जो अपनी बुक लिखी है, जो इनका बुक था, जो इनकी बुकें लिखी है, वो सारी लॉ से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर विधि होता है, इसलिए इसका आंसर विधि होता है। जितना भी इनके पूर्वी जो रोमन शासक है जस्टिनियन का, जो इसका इंपोर्टेंस है, जो योगदान दिया है इन्होंने, जैसे गांधी जी का योगदान किस, अहिंसा पे ज्यादा जोर दिया है, तो इन्होंने जितनी भी अपनी बुक वगैरह लिखी है ज्यादा किस पे लिखी है, विधि पे, कानून से संबंधित इनका बुक लिखी गई है ज्यादा से ज्यादा। तो वो ये कहाँ के थे, अगर बात करें आप ये कहाँ के थे, तो ये आपके कहाँ के थे, आप ये पूर्वी रोमन शासक थे, कहाँ के थे, पूर्वी। और इन्होंने जितने भी कानून के संपूर्ण शोधन के लिए उत्तरदायी है, जितने भी अपने संपूर्ण शोधन से मतलब है जितने भी सुधार है कानून में, वो सब इनसे ओरिएंटेड जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर बात करें 17 की, तो इनमें से किसी ने लिखा, ये आपका अनाम नाविक ने लिखा था, अनाम नाविक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया 16 का। 17 का ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन जो सी है, इसमें क्या है, इसमें अगर आप पूछे तो रोमन का जो पेरिप्लस है, इसमें क्या है, व्यापार के अवसरों का वर्णन किया है इन्होंने बंदरगाह के पास।
इसमें तो अनाम नाबिक ने लिखी है पुस्तक 17, तो 17 का क्या हो गया आपका ई हो गया। 18 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिली। जो आपके 18 पुराण है, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, या इनमें से कोई नहीं, किस में मिली है 18 की। 18 क्वेश्चन का आंसर सर्वाधिक सातवाहन शासकों की लंबी सूची बताइए। 18 क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए बताइए। और कितनों की मिली है ये भी बताइए साथ साथ। लंबी तो मिली है पर कितनों की। तो ये आपकी मिली है मत्स्य पुराण में 9 राजाओं की सूची, 9 किंग लिस्ट मिली है, 9 राजाओं की सूची मिली है, 9 राजाओं की सूची 18 में। अगला बढ़ते हैं 19। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है। इसका तो मैं 2 बार बता चुका हूं, सातवाहन। इसका आंसर तो मैं 2 बार बता चुका हूं। 20 का आंसर क्या हो जाता है, ये कौन सा है 19 ना। हाँ इसका आंसर तो मैं बता चुका हूं। हाँ 9 किंग की सूची बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 19 का डी, ये तो मैंने पहले भी क्वेश्चन शायद कराया था। 20 देख लेते हैं। सातवाहनों की राजधानी स्थित है, बताइए। सातवाहनों की, ये भी मैंने पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं शायद, बताइए। 19 का क्या, 20 का क्या है, नांदेड़। नांदेड़ में है 20 का। 20 का क्या है बी, नांदेड़। 20 का क्या आपका नांदेड़। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण युक्त हुआ। एका ब्राह्मण बताइए। 21 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 21 क्वेश्चन का आंसर प्लीज सभी लोग 21 क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर बताइए। किसके लिए एका ब्राह्मण युक्त हुआ। जो मैंने बताया था सातवाहन के जो शासक थे वो मात्र सतात्मक था। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो इसके नासिक में अभिलेख मिले हैं, इन्हें क्या कहा गया, जो नासिक में इनके अभिलेख मिले वहां पे क्या कहा गया है, एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। एका ब्राह्मण या अद्वितीय रक्षक या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक कौन थे। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी के अभिलेख वाला कहां पे अभिलेख मिला है, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। 20 का बी नहीं सी है मेरे भाई, 20 का बी नहीं सी है। जो इनके नासिक में अभिलेख मिले हैं वहां पे इन्होंने कहा गया अद्वितीय या एका ब्राह्मण या ब्राह्मणों का मात्र एक रक्षक, ठीक है। तो 21 का सी। 22 देखते हैं कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक। 22 क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए बताइए बताइए। 21 का बताइए भाई, आगे आगे बताइए। 22 का बता देता हूं। डेसियस प्रथम इनके द्वारा बताया गया था। डेसियस प्रथम के द्वारा पहला ईरानी शासक जिसने कुछ भाग को अपने अधीन किया था। 23वां। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का रक्षक बताइए। कौन अपने आप को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, बताइए बताइए। अभी मैंने जो बताया, जिसने एकमात्र रक्षक ब्राह्मणों का या एका या अद्वितीय ब्राह्मण, वही इसका आंसर है गोमती पुत्र सतकर्णी। और ये कैसा समाज था, मात्र सतात्मक समाज था। और दूसरी बात यहाँ पे ये इसकी सबसे लंबी जो सूची मिली है वो 9 राजाओं की मिली है। कि उस कौन से वाले में, मैंने अभी बताया मत्स्य पुराण में। तो इतने पॉइंट इसके याद हो जाते हैं। अगला देखते हैं 24। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, किसका था सबसे प्रभावशाली, बताइए बताइए। सबसे प्रभावशाली किसका था, बताइए बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सातवाहन। 24 का क्या हो जाएगा आपका, सातवाहन शासन काल। और आपका 25
बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा बताइए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए बाल विवाह की प्रथा। ट्वेंटी 25 का ए नहीं। बाल विवाह की जो प्रथा हुई है वो कुषाण काल में मिली है। महिलाओं के उपनयन की, जैसे आंख, ये नाक, कान, ये सब, और बाल विवाह की प्रथा ये आपके कुषाण काल या प्रथम शताब्दी में बोलेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 25 का ए नहीं बी। बिल्कुल रवि कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 25 का बी। 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? बी। तो 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका? बी। आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। एक सेकेंड आपका और दोबारा से जाते जाते सभी को थैंक यू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता देता है कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जितनी बातें बनाते हो उस बातों को बंद करके अब बातें बनाने छोड़ दो कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसे पढ़ लूं, फिर बाद में क्या होगा जब रिजल्ट आया यार ये टॉपिक कर लेता, एग्जाम में बैठ के याद आ रहा है कि वो काम ना करता तो आज पेपर ये वाला क्वेश्चन हो जाता तैयार। तो फिर बातें अभी क्या है, बातें बनाने से नहीं रातों के लड़ने से, अर्थात पढ़ने से। ऐसा नहीं कि बस रातों में पढ़ना है, दिन में पढ़ सकते हो। जिसको रात में नींद आती है वो रात में मत पढ़ो, दिन में पढ़ो। कुल मिला के बात क्या है कि बिल्कुल अभी बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करना है। 95 डे आपके बचे हैं यूपीपीसीएस में, तो सभी को पूरे जोर शोर लगा देने हैं। दूसरी बात, ठीक है, एक मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं, सारी मोटिवेशनल बातों को छोड़ के केवल इतनी, अगर बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं तो मैं इतनी बात जानता हूं, जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग भी मुझे कहते हैं कि मेहनत किया गया एक नाखून जितना भी भगवान आपका नहीं रखता। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपकी मेहनत इतनी भी नहीं रखी जाएगी, इतनी सी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो फुल मेहनत, आप फुल मतलब ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। और आपके 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 90 टेस्ट आपके आएंगे, यानी 100 टेस्ट प्लस 60 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आपके 55 जो आपके जीएस ओरिएंटेड होंगे और 5 क्लास यानी 5 घंटे आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी। तो पूरा शेड्यूल बन चुका है, कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो सभी लोग, सर बाल विवाह तो गुप्त काल में नहीं, बाल विवाह का जो प्रथम वो मिला है वो कुषाण काल में मिला, प्रथम शताब्दी में वो उसमें मिला है। बाकी मैं आपके क्वेश्चन का अभी लेट हो रहा हूं तो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा ये वाला। अभी ये टॉपिक है भी जो 60 टॉपिक है उसमें हिस्ट्री में टॉपिक है पूरे विवाह के लेके 8 प्रकार के विवाह, बाल विवाह कौन कब हुआ, जैसे अब की शादी कैसे, जो आपके लिविंग मैरिज होता है वो किसके उस टाइम पे कौन सी थी, अभी जो दहेज वाली शादी है वो किससे, पूरा उसमें डिटेल में आपके पूरा सब कुछ तैयार है। तो स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो सभी लोग, जो भी लोग चैनल पे नए हैं, सभी लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जो लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो याद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। एक शेयर मतलब आपका एक प्यार आपका आपके परिवार अभ्यास करो की तरफ चला जाएगा। तो आप अगर सभी को थैंक यू है, ठीक है, तो अभी सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं और सभी को अभी के लिए बाय। ठीक 9:30 बजे आपको शाम को एमपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज में आ जाना है। वहां पे एमपी के क्वेश्चन करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन। 2019-18 का पेपर हो चुका है, आज 2017 का क्वेश्चन अटेम्प्ट वहां पे कराया जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए सभी को बाय, टेक केयर।